नमस्कार दोस्तों। आज के अंक में हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उसमें आज भी प्रमुखता से कल कल्याण बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का अपमान किया गया था, सबसे पहले हम उसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं, बाद में और विषय को भी लेंगे। कल कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने संसद के गेट पर, अब जो नया गेट बना उसका नाम है मकर गेट, मकर द्वार, जो भी आप कहें, वहां पे सब सांसदों के निष्कासन का विरोध कर रहे थे। वहां पे राहुल गांधी मौजूद थे और भी सभी बड़े बड़े नेता विपक्ष के मौजूद थे। वहां पे कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ के हाव भाव का मजाक उड़ाया और इसको किसी ने भी सकारात्मक रूप से नहीं लिया। ये एक नकारात्मक राजनीति है कि आप किसी व्यक्ति के उम्र, उसके हाव भाव का मजाक आप उड़ाएं। बात थम जानी चाहिए थी, लेकिन थमी नहीं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने आज ट्विटर या जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर अपनी वेदना को प्रकट किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये बहुत ही दुखद स्थिति है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने धनखड़ जी को फोन किया और फोन पर कहा कि भाई हम इसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन इतने हंगामा के बावजूद भी कल्याण बनर्जी, ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं। ये आज कह रहा है मिमिक्री एक आर्ट है, इसको कोई पश्चाताप नहीं है। आप साहब इस देश के नंबर 2 राष्ट्रपति के बाद उप राष्ट्रपति जो हैं वो दूसरे नंबर के डिग्निटरी माने जाते हैं। आप उनकी आलोचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे, उनके मजाक उड़ा रहे हैं। उनके आप किसी कृत्य का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उनके हाव भाव का। मैंने आप उनके व्यक्तिगत जीवन में जिस तरह से रहते हैं, भाई वो 72 साल के हैं, उनसे हम उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो 16 साल के लड़के की तरह दौड़कर और चलकर दिखावें। स्वाभाविक है उनकी कुछ शारीरिक कमजोरी है, लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखिए, जगदीप धनखड़ जाट समाज से आते हैं और जाट समाज की कम से कम राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ी संख्या में जाट यहाँ रहते हैं। और ये एक और चीज के जाट समाज के बारे में आप जान लीजिए कि ये एक तरफा वोट करते हैं। उसकी बानगी भी राजस्थान में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें लोगों को देखने को मिली है, लेकिन ये राजनेता है कि मानते ही नहीं है। और राजनेता ने आप किसी के भी हाव भाव का मजाक उड़ावे, ये स्वस्थ समाज की परंपरा नहीं है। अब चलिए इससे उतर एक और बात की जाए। कल जो इंडिया अलायंस है उसकी चौथी बैठक हुई, दिल्ली में हुई। सारे देश से जो भी इंडिया अलायंस में जुड़े हुए राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके नेता हैं, सबका जमावड़ा कल दिल्ली में लगा। लेकिन कांग्रेस ने इस मीटिंग के शुरू होने से पहले ही एक कमेटी बनाई, उसका नाम दिया नेशनल अलायंस कमेटी। इसके 5 मेंबर हैं, मुकुल वासनिक, बघेल हैं, गहलोत हैं, सलमान खुर्शीद हैं और मोहन प्रकाश जी हैं। अगर आप गौर से इन नेताओं के पिछले अतीत या कुछ दिनों के ये देखिए, गहलोत राजस्थान चुनाव हार के आए हैं, बघेल छत्तीसगढ़ से चुनाव हार के आए, सलमान खुर्शीद कभी ऐसे नेता नहीं रहे जो जाकर के लोगों के बीच चुनाव में खड़े हों और जीत कर आ जाए। वो राज्यसभा के सदस्य बनते रहे हैं। मोहन प्रकाश बेचारे ऐसे ही हाशिए में पड़े रहते हैं। और मुकुल वासनिक संगठन में है, संगठन का काम करते हैं बस, और कुछ नहीं। तो इन्होंने पहले ही एक कमेटी बना दी। अब इससे ये कांग्रेस ने क्या संदेश देने की कोशिश की, इसने इंडिया अलायंस को स्पष्ट किया कि भाई हम सुनेंगे तो सबकी, लेकिन करेंगे वही जो हम करना चाहते हैं। अर्थात कि तुम बैठक में कुछ भी करो, लेकिन हम तो अपनी ही मनमानी करेंगे। चलिए, ये कांग्रेस का अधिकार है, वो जो चाहे वो कर सकती है और करना भी चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। अब इंडिया अलायंस की बात करते हैं। इंडिया अलायंस में कल 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहले तो बात कर लें नीतीश कुमार और लालू जी की। बैठक चल रही थी
और नीतीश कुमार अपना विचार रख रहे थे। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार हिंदी बेल्ट से आते हैं तो अपने विचार हिंदी में ही रखेंगे, उनसे अपेक्षा भी यही है। और वो हमेशा ही, कभी मैंने उन्हें इंग्लिश में बोलते हुए तो नहीं देखा है। उनको इंग्लिश आती है नहीं आती, वो इंजीनियर हैं वैसे, मुझे पता नहीं है। तो जब वो अपने विचार हिंदी में रख रहे थे तो डीएमके के टीआर बालू साहब हैं, नेता हैं, स्टालिन वहां मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा। तो टीआर बालू ने मनोज झा से कहा, जो आरजेडी के नेता हैं, कि ये जो बोल रहे हैं इसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम लोगों को करके सुनाइए। नीतीश भड़क गए। नीतीश ने कहा कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, और अगर आपको नहीं आती तो आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि हम तो अपने विचार हिंदी में ही रखेंगे। दरअसल ये पिछले कुछ दिनों से एक पैटर्न चल रहा है। इसको हवा देने में कांग्रेसी नेताओं का भी हाथ है, और साउथ के नेता तो हैं। साउथ के नेता में आप सब जगह को नहीं कहते, इवन केरल या फिर आप कर्नाटक या आंध्र प्रदेश के नेताओं से इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे। इस तरह की घटिया बातें सिर्फ तमिलनाडु के नेता करते, और तमिलनाडु के नेताओं में भी सिर्फ डीएमके के नेता इस तरह की बातें करते हैं। तो नीतीश कुमार ने मुंह पर खड़ी खड़ी सुना दी, और मुंह पर खड़ी खड़ी नहीं सुनाई, स्टालिन को उसकी औकात बता दी। स्टालिन के बारे में आपको बताते हैं, तमिलनाडु में बाढ़ आया हुआ है भयावह, वहां पर सेना, एनडीआरएफ सबके जवान काम कर रहे हैं, और ये व्यक्ति वहां पर जो राहत कार्य चल रहा है उसकी निगरानी करे, निर्देश दे, उसकी जगह पे यहाँ पे दिल्ली में बैठ करके ये आगामी चुनाव की रणनीति बना रहा है। ये इस आदमी की हकीकत। और इस घटना के बाद जो तमिलनाडु के बीजेपी इकाई के अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कही है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए ये हिंदी का मुद्दा उठाता है, भाषा का मुद्दा उठाता है। इसको इससे कोई लेना देना नहीं। इन सबके बच्चे वो सब हिंदी ट्यूटर रख करके हिंदी सीख रहे हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा व्यवसाय तमिलनाडु, आप लोग नहीं जानते होंगे, एक बहुत बड़ा व्यवसाय है हिंदी का ट्यूशन, क्योंकि उनको पता है कि उनका बच्चा कुछ भी कर रहे, अगर वो नॉर्थ इंडिया में जाना तो है नॉर्थ इंडिया में ही, या कहीं भी नॉर्थ इंडिया, पश्चिमी भारत में आप कहीं भी जाएंगे, आपका जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगा, आपकी जो संवाद की भाषा होगी वो हिंदी ही होगी। फिर हिंदी से इतना द्वेष क्यों? तो ये सिर्फ एक राजनीति है। तो नीतीश कुमार ने तो स्टालिन की उसकी औकात बता दी। एक घटना ये हुई। दूसरी घटना उससे भी जबरदस्त हुई। मीटिंग में टीएमसी की नेता ममता बनर्जी और केजरीवाल ने, केजरीवाल जो कि आपको पता ही आपके नेता हैं, तो आपके नेता और टीएमसी के नेता ने प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका नाम प्रस्तावित कर दिया। तो इससे सबसे पहले तो लालू और नीतीश चिढ़ गए, क्योंकि नीतीश जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो पटना में बाकायदा बड़े बड़े पोस्टर लगे नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के। उनमें उनको दिखाया गया कि अगर जीतना है तो नीतीश को ही बनाना होगा। अब इन दोनों के लिए सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई। तो इन लोग विरोध तो नहीं किया, लेकिन जब ग्रुप फोटोग्राफी हो रही थी तो वहां से इन लोगों ने धीरे से कन्नी काट लिया। मैंने अपनी नाराजगी जताने का ये भी एक तरीका है कि हम आपके साथ ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल नहीं होंगे, और ये वहां से हट गए। अब खड़गे जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये दलित समाज से आते हैं। तो इससे लगता ये है कि इन लोगों ने बहुत बड़ी रणनीतिक विजय प्राप्त कर ली कि अगर खड़गे को आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देंगे तो चूंकि वो दलित समाज से हैं, तो इसमें सबसे पहले यूपी में जो खास करके बसपा है, मायावती की पार्टी है, उसके लिए बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो दलितों की राजनीति करती हैं मायावती, और अगर खड़गे का समर्थन नहीं करेंगी तो उन्हें माना जाएगा कि वो दलित विरोधी हैं। तो ये इन लोगों का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगा। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? राजनीति में जो दिखता है वो तो दिखता ही है, लेकिन जो नहीं दिखता है वो उससे भी बड़ी चीज होती है। अब यहां पे था क्या कि इसका विश्लेषण करने से पहले आप ये जान लीजिए कि ममता बनर्जी ने कल के मीटिंग में स्पष्ट कर दिया कि भाई आपके पास में 31 दिसंबर का समय है, आप सीट शेयरिंग कर लीजिए। कहां से किसको खड़ा होना है
किसके कितने उम्मीदवार होंगे ये तय कर लीजिए। आपके लिए 31 दिसंबर का समय है। वहां पर बैठे हुए सभी नेताओं के बीच उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो उसी समय उन्होंने ये भी कहा कि भाई खरगे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देना चाहिए। दरअसल ये बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम में होता ये है कि मैं कुछ छोड़ रही हूं, तुम कुछ छोड़ो। तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस को स्पष्ट संकेत दिया कि भाई अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का ख्वाब छोड़ दीजिए। दूसरा कि इसके एवज में चूंकि हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होगा, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की घोषणा करती हूँ या प्रस्ताव करती हूँ कि इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। लेकिन इसके एवज में आपको हम लोगों को सीट शेयरिंग में महत्व देना पड़ेगा। महत्व तो नहीं कहेंगे, वरीयता देना पड़ेगा। इसका अर्थ ये होता है कि जहां पर हम क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है वहां पर आप घुसने की कोशिश ना करें। अब कांग्रेस क्या करेगी? मैंने कांग्रेस को इंडायरेक्टली कहा जा रहा है कि तुम 130-32 सीट पे इलेक्शन लड़ो और तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या अन्य जो जगह है जहां पे क्षेत्रीय छतर, बिहार, इन सब जगहों पे तुम नाक घुसेड़ने की कोशिश ना करो। नाक घुसेड़ने की कोशिश ना करो का मतलब ये होता है कि तुम हमसे ज्यादा सीट की मांग मत करो और हम जो सीट तुमको दे रहे हैं उस सीट पे तुम खुश रहो या संतुष्ट हो जाओ। अब कांग्रेस के लिए तो अब सोचिए कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, भाई आज से 10 साल पहले तो वो राष्ट्रीय पार्टी थी, इस देश पे शासन कर रही थी। अब उससे अगर कहा जाए कि तुम 550 सीट में से 540-42 सीट में से तुम 100-150 सीट पे चुनाव लड़ो, ये उसके लिए मैंने जिसको कहते हैं कि खून का घूंट पीने के समान होगा। तो क्या कांग्रेस मान जाएगी? हो सकता है कांग्रेस मान जाएगी। इसलिए क्योंकि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य, उसे पता है कि आप जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं, आपके लिए राजनीति में कोई संभावना बची हुई नहीं है। तो अगर उसको लगेगा कि ऐसा करने से हो सकता है मोदी हार जाए, तो इस बात पे वो मान जाएगी। उसका मानना ये, कांग्रेस के राजनीतिकारों का मानना ये है कि एक बार मोदी हट जाए उसके बाद तो हम फिर अपनी करेंगे ही। क्योंकि जिस तरह से वाजपेयी को हटने के बाद ये मनमोहन सिंह को ले आई, राज तो सोनिया गांधी कर रही थी, ये सबको पता है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन दिखाने को एक प्रधानमंत्री था। अभी वही स्थिति होगी। मान लीजिए खड़गे के नाम पे सब मान गए कि हाँ भाई हम 202 सीट पे ही लड़ेंगे, कांग्रेस 150 पे ही लड़ेगी और हम चुनाव जीत जाएंगे। और चुनाव जीतने के बाद मान लीजिए कि खड़गे को प्रधानमंत्री बना दिया गया, होगा क्या? खड़गे वैसे डैशिंग नेता नहीं है, संभावना ये भी नहीं है कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में गुलबर्गा से वो करीब 96,000 वोट से खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, जबकि वो आरक्षित सीट था। वो एससी के लिए गुलबर्गा आरक्षित सीट है और उस सीट पर से भी वो चुनाव नहीं जीत पाए, वो 96,000 वोट से हारे थे। तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि वो अपना सीट तो बचा ही लेंगे और अन्य लोगों को उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने से कोई फायदा होने वाला है। दरअसल यहाँ पर एक मरे हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है और उसको प्रधानमंत्री बनकर, जिस तरह से देवगौड़ा थे, गुजराल साहब थे, उस तरह का जो हम चाहेंगे वो मनमानी करेंगे और जब मन करेगा तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। या कांग्रेस ये भी कर सकती है कि कुछ दिनों के बाद इसको हटा करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देगी। तो मुख्य उद्देश्य देखिए साहब, जो इंडिया अलायंस है उसके पास ना कोई नीति है ना कोई नेता है, वास्तविकता यही है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी तरह से मोदी को केंद्र से हटाया जाए। उसके बाद जो होना हो इन लोगों को देश की फिक्र नहीं है। इनके पास कोई वैकल्पिक देश चलाने की नीति नहीं है जो ये जनता के सामने रख सके कि साहब हम इस नीति पर, जो इसका नीति है, जो भी मोदी सरकार की नीति है, हम उसके विरोध में हैं और हम अगर शासन में सत्ता में आ जाते हैं तो हम इन नीतियों को लागू करेंगे। ऐसा कोई भी ब्लूप्रिंट आज तक इन लोगों ने नहीं रखा। इनका बस ये सीट शेयरिंग होगा नहीं होगा, हमारा नेता कौन होगा नहीं होगा, हम जीत जाएंगे। मैंने जीत जाओ, जीत जाने के बाद भले ही पूरे देश को स्वाहा कर दो, भले जीत जाओ। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के चल रही है। लेकिन जो ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर का
जो समय दिया है कि साहब सीट शेयरिंग हर हाल में करो, ये थोड़ा कठिन लग रहा है मुझे, कैसा हो पाएगा। और अंततः होना यही है कि इनमें फूट तो है ही, क्योंकि ये सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, केजरीवाल पंजाब में भी कुछ दिन पहले सभा कर रहे थे, उन्होंने वहां स्पष्ट किया कि भाई पंजाब की 13 के 13 सीट तो हमें दे दो। वो लोगों से करते कि हमें दे दो, कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे किसी और को चुनाव लड़ने देना नहीं चाहती है। उनका मानना है कि सिर्फ हम यहाँ पे चुनाव लड़ें और सारे सीट जीत कर आए। देखिए भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, क्या होगा क्या नहीं। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। जब कुछ होगा तो उसका फिर से विश्लेषण किया जाएगा। दोस्तों आइए अब चर्चा करते हैं झारखंड की। जैसा कि आपको पता ही है कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है। ये सत्र काफी हंगामा खेज रहा। इसमें भाजपा समेत विपक्ष की अन्य पार्टियों ने सरकार के खिलाफ पहले दिन से ही नारेबाजी और विरोध के और भी जो भी स्वरूप हो सकते हैं वो सब उन्होंने विधानसभा के अंदर में किया। कल अनुपूरक बजट को आसानी से विधानसभा में पास करवा ले गई हेमंत सरकार। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जब ये विधेयक पारित किया जा रहा था उस समय विधानसभा में विपक्ष का कोई भी विधायक मौजूद नहीं था, तो स्वाभाविक है कोई विरोध तो करेगा नहीं, और सरकार अपने ही विधेयक का क्यों विरोध करेगी। तो ये आसानी से पास हो गया। आज चौथा दिन है। जैसा कि आपको पता है कि कल विरोध करने के कारण, हंगामा करने के कारण भाजपा के 3 विधायक जेपी पटेल, विरंची नारायण और भानु प्रसाद शाही को सदन से निष्कासित कर दिया गया था, विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया था। आज भी उनका विरोध जारी रहा। वो आज भी विरोध करते रहे और विपक्ष के, विशेष करके भाजपा के नेता आज भी बेल में घुस गए और बाद में उन्होंने समानांतर सदन की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, जिसका स्पीकर समेत सत्ताधारी दल के अन्य लोगों ने आलोचना की, जो होना भी चाहिए। क्योंकि विधानसभा में किसी भी पार्टी की सरकार हो, आज जेएमएम है, कल हो सकता है बीजेपी हो या फिर जेएमएम हो, जिसकी भी सरकार हो, मेरे कहने का अर्थ ये है विरोध का ये तरीका सही नहीं है। चाहे वो दिल्ली के संसद में हो या झारखंड के विधानसभा में, कहीं भी इस तरह के आचरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि सरकार 3 विधेयक लाने जा रही है। पहला विधेयक तो वही है स्थानीयता नीति। स्थानीयता नीति जो 1932 के खतियान पर आधारित है। अभी कुछ दिन पहले राज्यपाल ने इसे विचार करने हेतु सरकार को लौटा दिया था। सरकार ने फिर से मन बनाया है कि उस विधेयक को हम फिर से विधानसभा से पारित करवाएंगे। जो इस विधेयक के प्रारूप को विधायकों के बीच में वितरित किया गया, उसके अनुसार जो पिछला विधेयक था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसे ज्यों का त्यों विधानसभा के समक्ष लाने की कोशिश की जा रही है। स्वाभाविक है, इसे भी चूंकि बहुमत है, हेमंत सरकार के पास में बहुमत तो है ही, तो इसे आसानी से पास करवा लेगी। ये जरूर है कि इस पर टीका टिप्पणी होगी, विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे या और स्पष्टता की मांग करेंगे। जैसा कि नियोजन नीति संबंधी नीतियों के खिलाफ कल भाजपा के लोगों ने स्पष्टता की मांग की थी। स्वाभाविक है इस विधेयक पर भी हंगामा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आसानी से हेमंत सरकार विधानसभा में पास करवा लेगी। लेकिन होगा क्या? फिर होगा वही ढाक के 3 पात, फिर से गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर के पास जाने के बाद फिर इसे 2-3 महीना बाद, अब अगला सत्र तो बजट सत्र ही है, उसमें हो सकता है कि फिर गवर्नर वापस कर दे, या हो सकता है ज्यादा अगर खुश हो गए तो इसको फिर से इसे राष्ट्रपति के पास भेज दें विचार करने के लिए, जो कि गवर्नर के पास अधिकार है। या फिर उस पर जैसा कि अन्य राज्यों में होता है, चुपचाप उस पर कोई विचार ना दें, वो पड़ा रहे, ऐसे ही लैप्स कर जाए। जो भी होगा, लेकिन इसका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। ये विधेयक से आप स्थानीय लोगों को खुश तो कर सकते हैं, कुछ देर के लिए वो नाच भी लेंगे और खुश होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सबसे मुख्य चीज है कि कोई भी विधेयक वो कितना ही अच्छा हो या कितना ही बुरा हो,
हमेशा उसकी संवैधानिकता की जांच की जाएगी। मान लीजिए गवर्नर भी इसे पास कर दे, मान लीजिए, होगा क्या, कोई एक व्यक्ति जाएगा यहाँ का हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करेगा उसके खिलाफ, और वो पहले ही दिन, मुझे पूरा विश्वास, वो पहले ही दिन उसे निरस्त किया जाएगा। उसे हाईकोर्ट कभी भी उस पर सुनवाई भी नहीं करेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये हवा में ये बात नहीं कर रहा हूं। हरियाणा राज्य में वहां की सरकार ने इसी तरह से स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया था। वहां भी एक व्यक्ति गया हाईकोर्ट के शरण में, हाईकोर्ट ने उसे 10 मिनट के अंदर, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, 10 मिनट के अंदर उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। ये भारत है, ये यहाँ के राज्य जो है वो अपने में स्वयंप्रभु नहीं है, वो सोवरन नहीं है। आप सोचिए कि आप जब संविधान में पढ़ते हैं मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ये तो इस अवधारणा के ही पूरे खिलाफ है। लेकिन चलिए, मन बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, फिर से वो विधेयक लाएंगे और लोगों के बीच में जो है कहेंगे कि भाई देखो हम तो कर रहे हैं, ये गवर्नर हमको करने नहीं दे रहा है, जैसा सभी राज्यों में होता है। मैं इसके लिए सिर्फ जेएमएम को पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये हर क्षेत्रीय पार्टी ये करती है। वो इससे अपने जो उनके जो वोट बैंक है उसको खुश करती है, जबकि इसका अंतिम परिणाम कुछ भी आने वाला नहीं है। एक अन्य विधेयक भी आज सरकार लाने जा रही है। इस विधेयक के अंतर्गत जो झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलनकारी थे, अर्थात झारखंड राज्य निर्माण के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें जिन्होंने भाग लिया, उनके बच्चों को 5% नौकरियों में आरक्षण देने की प्रावधान है। ये वन टाइम प्रावधान है, अर्थात कि किसी के बच्चे को एक बार नौकरी मिलेगी। ये नहीं होगा कि उसके बच्चे को भी, चूंकि उसके दादा आंदोलनकारी थे, उसको रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा। तो ये वन टाइम आरक्षण की बात है। चलिए अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए, जेल में पड़े रहे, और भी कई यातना सहना पड़ा था उस समय। तो उन लोगों के लिए अगर कुछ सरकार कर रही है तो ये सराहनीय कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और देखते हैं कि आज शाम तक विधानसभा में क्या होता है और कल क्या होगा। इन दोनों खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए, चैनल को प्रोत्साहित करते रहिए।